Hello everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So from today we are going to start a new playlist especially for JKPSC students who are giving this lecturer 10+2 exam in September. Now many students were requesting me for this particular exam. बहुत सारी request मुझे आ रही थी कि मैम make some content for this, कुछ टेस्ट करवा दीजिए, questions करवा दीजिए. So here I am with the playlist. ये playlist आपके एग्जाम तक चलेगी और इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये क्वेश्चन जो हैं ये मैंने सिलेबस और आपका जो PYQ है उसके बेसिस पे बनाया है. ठीक है, दोनों को स्टडी करके तब मैं ये क्वेश्चंस बना रही हूँ. सो दीज क्वेश्चंस विल बी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. ओके, PDF मैं आपको दूंगी. हर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक उस क्वेश्चन में होगा उसको भी कवर करेंगे, सो दैट साइड में आपका रिविजन भी होता रहे. किसी भी एग्जाम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने बहुत सारा पढ़ रखा है बट आपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए तो आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा जो उसका रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा. आई रिमेंबर कि CUET PG एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने इग्नू सीरीज़ स्टार्ट किया था एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि उस एक सीरीज़ के बेसिस पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने डेली अच्छे से प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की. ऐसे ही हम लोग JKPSC के लिए भी करेंगे. JKPSC के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम तक एटलीस्ट 50 to 20 सेशंस मिलेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये क्वेश्चंस मैं खुद बना रही हूँ, ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है. ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस, आपका जो PYQ है उसके पैटर्न पे ही हैं. ओके, सो आई वॉन्ट ऑल माई JKPSC एस्पिरेंट्स, जो लोग इस बार ये एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज़ कॉमेंट एंड टेल मी सो दैट आई कैन गेट एन रफ आइडिया कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, सो टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड एग्जाम कब है, डेट भी अगर पता है तो वो भी मुझे कॉमेंट में बता देना. एंड those of you who are watching me for the first time, don't forget to join this telegram channel, क्योंकि जो भी ये क्लासेस होंगी JKPSC की, जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका PDF आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा. सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम. ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. 40 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे एंड इन 40 क्वेश्चंस में हम लोग 40 टॉपिक्स भी देखने वाले हैं. Now to make your preparation more fruitful, what you can do is in 40 questions में जो भी 40 important topics आपको पता चलेंगे वो आपको prepare करने हैं. After this session you just have to Google it, just see in your notes and revise those topics. Okay, तो क्लास स्टार्ट करते हैं. आफ्टर दिस सेशन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 40 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए. ओके, So here is question number 1. Who is considered a pioneer in the sociology of health and illness? इनमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने sociology of health पे काम किया है? Now you guys know that आपके में अलग से एक यूनिट है sociology of health पे, which is very very important. So बताओ क्या होगा इसका आंसर, एंड सब लोगों को चैट में आंसर देना है. The correct answer is B, that is Talcott Parson. जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड. सो Talcott Parson का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ सिक रोल. अभी हम लोग देखेंगे क्या है ये थ्योरी ऑफ सिक रोल. राइट, देखो Talcott Parson बात करते हैं सिक रोल की. सिक रोल को इन्होंने बोला दैट ये सोशली कंडीशन रोल होता है, यानी सोसाइटी इसको बनाती है. जब भी हम बीमार होते हैं ना तो हम एक अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं. राइट, हम सारे काम छोड़ देंगे, हम रेस्ट करने लगेंगे, है ना. हम अगर इरिटेटेड हैं तो अगला वाला उस चीज़ को समझेगा कि अच्छा हाँ इसकी तबीयत खराब है तो ये थोड़ा इरिटेटेड है. राइट, सो हमें सोशली कंडीशन कर दिया जाता है एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्स सिक रोल. यानी हमारा जो रोल है वो एक सिक पर्सन वाला हो जाता है. ठीक है, ये एक फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि Talcott Parson इज अ फंक्शनलिस्ट थिंकर. देखो, इफ दिस पर्सन इज सिक दे कैन नॉट पुट इनटू सोसाइटी इन द वे दे यूजुअली डू. यानी मान लो अगर मेरी तबीयत खराब है, आई एम सिक, तो मैं जैसे क्लासेस लेती हूँ, जैसे मैं अपना काम करती हूँ, मैं वो नहीं कर पाऊंगी. थोड़े टाइम के लिए मुझे सोसाइटी से कट ऑफ होना पड़ेगा. राइट, सो यही चीज़ होती है जो Talcott Parson कह रहे हैं कि ये सोसाइटी का बनाया हुआ है. राइट, सो यहाँ पर Talcott Parson ये कह रहे हैं दैट ये सारी चीज़ें सोसाइटी की ही बनाई हुई हैं. सोसाइटी हमें ये सिक रोल देता है. राइट, बट दे कैन रिसीव फ्रॉम सोसाइटी इन द सेम वे. यानी हम अपने सारे रोल से हट जाते हैं बट फिर भी हमारे साथ जो सोसाइटी को चीज़ें हमारी हेल्प वगैरह करनी होती है वो सोसाइटी करती है, यानी हम सोसाइटी से रिसीव करते रहते हैं. राइट, सो सिक रोल को हम एक डेविएंट रोल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने नॉर्मल नॉर्म्स और जो भी वैल्यूज़ हैं उनसे थोड़े टाइम के लिए हट जाते हैं.
राइट। सो डेविएंट क्या होता है? डेविएंट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब हम सिक होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हम क्या बन जाते हैं? डेविएंट। Now, a functionalist would want the sick person to get better so they can start contributing to society again. ठीक है, तो देखो सारे लोग हैं यहाँ पर और ये सिक है तो ये थोड़े टाइम के लिए हट गया है, राइट। और सोसाइटी इसको नॉर्मलाइज करती है, यानी ये सोसाइटी का बनाया हुआ है कि अभी मेरा जो रोल है वो एज अ सिक पर्सन है, राइट। आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो सिक रोल थ्योरी क्या है? Sick role is a theory whereby the behavior, rights and responsibility of a patient deviates from societal norms because of their disease and disorder. यानी हमारा जो behavior है, हमारे rights हैं, responsibilities हैं, वो थोड़े टाइम के लिए change हो जाते हैं because हमारी तबीयत खराब है या हमें कोई disorder है, disease है, right? देखो examples क्या हो सकते हैं? paid sick leave होती है, यानी ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करते हो तो वहाँ पर हमें पेड सिक लीव दी जाती है, यानी अगर हम छुट्टी कर लेते हैं और हमारी तबीयत खराब है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन टू सीक मेडिकल हेल्प, ये चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तो आप वो बीमारी कंटिन्यू ही रखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इफ़ यू आर हैविंग सिक रोल, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू टेक मेडिकल हेल्प एंड यू कम बैक जैसे आप नॉर्मली थे, जो आपका रोल था वैसे, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब जगहों से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा सा टेलकर पार्सन का सिक रोल पढ़ लेना क्योंकि हेल्थ वाले टॉपिक में इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मार्जिनलाइज ग्रुप इन इंडिया? इसमें से कौन सा है जो मार्जिनलाइज ग्रुप नहीं होगा? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ब्यूरोक्रेट्स या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी? नाउ इफ यू गाइज नो व्हाट इज मार्जिनलाइज ग्रुप तो आप इसका आंसर आराम से दे लोगे। क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेट एक मार्जिनलाइज ग्रुप नहीं है, जबकि ब्यूरोक्रेट एक एलीट ग्रुप में आएगा। वी कैन बेसिकली से इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट ग्रुप, राइट। सो सी आंसर इज करेक्ट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है मार्जिनलाइज ग्रुप। देखो, ग्रुप्स दैट हैव हिस्टोरिकली फेस्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसएडवांटेज या फिर एक्सक्लूजन, ऑप्रेशन, ये सारी चीज़ें जिसने भी फेस करी हैं हिस्टोरिकली यानी हिस्ट्री में। अगर हम पास्ट में जाएं और देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक्सक्लूजन फेस किया है, ऑपरेशन फेस किया है, राइट। तो वो सारे किस में आएंगे? मार्जिनलाइज ग्रुप में। ओके, सो एससी जो है वो भी मार्जिनलाइज ग्रुप में आते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली उनको काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम में ऑप्रेस किया गया, राइट। ऐसे ही एसटी भी आएंगे एंड सेम वे रिलीजियस माइनॉरिटी भी डिसएडवांटेज ग्रुप में या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप में आएंगे, ठीक है। बट जो ब्यूरोक्रेट है वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? Marginalization refers to overt actions by societies that exclude people deemed undesirable. Marginalized individuals are fully protected and integrated into the societal system. Marginalization limits access to opportunities and means for survival. या फिर people experiencing marginalizations are often outside system of support. Which statement is incorrect? रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है इसमें से? अभी हम लोगों ने थोड़ा सा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। द करेक्ट आंसर इज बी। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही वो सोसाइटल सिस्टम में इंटीग्रेटेड होते हैं, इसीलिए उनको हम मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स कहते हैं, राइट। सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट हेयर एंड हेंस इट इज द करेक्ट आंसर। सो थोड़ा सा देख लेते हैं अब मार्जिनलाइजेशन के बारे में। देखो, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स या कोई भी जो ग्रुप है उसको हम लोग सोसाइटी के एज तक पुश करेंगे। दैट मीन्स उसको हम लोग रिसोर्स नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ठीक है। यानी सोसाइटी से हम उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। मार्जिनलाइज्ड मतलब एक्सक्लूडेड, यानी किसी चीज़ में आपको इंक्लूड ना करना, इग्नोर करना। रेलीगेटेड टू द आउटर एज ऑफ ग्रुप सोसाइटी कम्युनिटी, यानी किसी ग्रुप से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से दूर रखना, ठीक है, अलग रखना, दैट इज मार्जिनलाइज्ड।
Okay, so marginalization refers to a complex process of relegation to the fringe of society. Please remember this keyword guys, relegation to the fringe of society, यानी सोसाइटी के एकदम आप उसको आउटर पे रखोगे, ठीक है. It is often triggered by intersection of socio-cultural, economic and political forces. बहुत सारे reasons की वजह से marginalization हो सकता है. ओके जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो, अफ्रीकन अमेरिकन हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक रेसिज्म हैज लेड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन. ये हम लोगों ने देखा है किस तरीके से अफ्रीका में जो वाइट पीपल थे वो जाके मार्जिनलाइजेशन करते थे, राइट, एक्सक्लूड करते थे उन लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेस, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर, राइट. सो यहाँ पर देखो गिडन्स का एक फेमस डेफिनेशन भी है दैट यू गाइस कैन रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और मार्जिनलाइजेशन तुम लोग के टॉपिक में ही है, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट. नाउ अगर हम लोग स्टडीज़ के बेसिस पे देखें, सोशल साइंस में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनके बेसिस पे, तो मार्जिनलाइज ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं. वुमेन एक मार्जिनलाइज ग्रुप है, नॉन बाइनरी है, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग है, ए सेक्शुअल, बाई सेक्शुअल, फ्लूइड, गे, लेस्बियन, ये सारे आएंगे इसमें, ठीक है. इवन डिसेबिलिटी भी अगर किसी को है तो वो भी मार्जिनलाइज ग्रुप में आएगा, ठीक है. इंडिजीनियस यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं, इसके अलावा रेस और एथनिसिटी के बेसिस पे भी बहुत सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. एग्जाम में आपको ऑप्शंस देके वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा मार्जिनलाइज ग्रुप होगा और कौन सा नहीं. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. नाउ लुक एट दिस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है एंड यू हैव टू मैच देम विद देयर फीचर्स. तो फीचर्स से हमें टाइप्स को मैच करना है. दीज आर द कोड्स, यहाँ पर देखो कोड्स दिए हुए हैं, सो मैच करो एंड देन टेल मी दी करेक्ट आंसर. हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो तुम लोग भी, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है. सो क्या होगा करेक्ट आंसर. इफ यू टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, सो लिबरल फेमिनिज्म में हम लोग लिबरल फिलॉसफी की बात करते हैं, राइट, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, है ना. इन सब चीज़ों को जब हम जेंडर के लेंस से देखते हैं, दैट इज लिबरल फेमिनिज्म. सो ए का हो जाएगा थर्ड. देखो ए का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है. नाउ नेक्स्ट इज सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जिसमें हम लोग वुमेन्स ऑपरेशन को क्लास के साथ रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं. रेडिकल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग पेट्रियार्की को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी को फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन मानते हैं, राइट. नाउ लुक एट दी कोड्स, द करेक्ट आंसर इज ए. दोज ऑफ यू जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. थोड़ा सा हम लोग नोट्स देख लेते हैं, ये फेमिनिज्म होता क्या है. सो फेमिनिज्म रिफर्स टू theories and movements for women rights and liberation. Feminists argue that the modern society favors men perspective and interest, therefore treating women and girls unfairly. ठीक है, फेमिनिज्म में हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो मेन के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा वैल्यू देती है, इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देती है, ठीक है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म के वेव्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, दैट इज योर होमवर्क कि आपको इसको पढ़ना है, ठीक है. वैसे मैं एक जल्द ही क्लास बनाऊंगी फेमिनिज्म पे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल सोशोलॉजी स्टूडेंट्स. तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द कुछ कंटेंट प्रिपेयर करके आई विल अपलोड. ओके, कॉजेज देख लो, क्या कॉजेज हैं फेमिनिज्म के, क्यों हुआ फेमिनिज्म. राइट टू वोट की वजह से, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये सारी ही चीज़ें हैं जहाँ पर वुमेन ऑपरेशन देखने को मिला. ओके, नाउ लुक एट दिस चार्ट. यहाँ पर फेमिनिज्म से रिलेटेड सारा कुछ जो है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू रीड इट. ओके, फेमिनिज्म का मीनिंग क्या है, तो फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है. देन रेडिकल फेमिनिज्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लिबरल फेमिनिज्म में हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का भी थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको एक बार ज़रूर से रीड कर लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है. Development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Development aimed at industrial growth only. Development focused only on environmental protection. Development that disregards social equity. Very easy question. Sustainable development is a very important topic. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ए.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा करे और हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी चीज़ें बची रहें और उनकी जो भी नीड्स हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसा ना करें कि आज ही हम सब कुछ सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें और फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ओके, Sustainable development is the development that satisfies the need of the present without compromising the capacity of future। यानी आज की जो भी आपकी नीड्स हैं आप उन्हें पूरा करें और फ्यूचर के बारे में भी सोच के पूरा करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहें, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं इसके, तो ये भी देख लो। टू केयरफुली यूटिलाइज ऑल रिसोर्सेज, यानी हम सारे रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें, राइट। कंजर्व रिसोर्सेज सो दैट दे मीट डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर, फालतू में चीज़ों को वेस्ट ना करें, कंजर्व करें रिसोर्सेज को, है ना, ताकि फ्यूचर का जो जनरेशन है उसकी डिमांड्स भी पूरी हो सके। टू मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें, राइट। रिस्पेक्ट करें और केयर करें सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, यानी चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। पीपल शुड लर्न टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लिविंग बींग्स। हमें नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा कंजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ताकि बाकी सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। पर्सनल एटीट्यूड ज़रूर से थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, यानी अगर हमें हमारे एटीट्यूड में है कि हम चीज़ों को वेस्ट करते हैं तो हमें उसे बदलना चाहिए। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अच्छा, जो भी क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं वो उनकी क्लास भी बनाने की कोशिश करूँगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फेमिनिज्म है, ये सारे क्लासेस हैं जो मैं एक एक ले सकती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर कंटेंट बना के ज़रूर से क्लास लूँगी। ओके, ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जितने भी हैं गाइस, 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको ज़रूर से नोट करके कहीं पर और याद करना। ओके, now, question number 6. The Santhal Rebellion 1855-56 was led by Birsa Munda, Sidhu and Kanhu Murmu, Rani and Tana Bhagat. So, what will be the correct answer? Social movement से questions आते हैं, very important. The correct answer is B, that is Sidhu and Murmu. Please remember, it is very very important. क्या है ये संथल rebellion? तो देखो, the Santhal people of Santhales were not the original inhabitants of modern-day Santhal Pargana. They had migrated from Birbhum and Manbhum region starting around late 18th century. Santhal community is the third largest tribal community. ये याद रखना, ये जो Santhal community है ये third largest tribal community है। ओके, एग्जाम में आ सकता है। कहाँ पे? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। संथल रिबिलियन था क्या? तो देखो, संथल्स कल्टिवेटेड देयर लैंड एंड लिव्ड अ पीसफुल लाइफ। ये लोग अपना लैंड कल्टीवेट करते थे और पीसफुल लाइफ थी इनकी। संथल्स वर मेड टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फोर्स टू पे बैक विद हैवी इंटरेस्ट। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, जब उनको फोर्सफुली बोला गया कि गुड्स बाय करो क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है, और फिर हैवी इंटरेस्ट लगा के उनसे कहा गया कि पे बैक करो। एज अ रिजल्ट दे वर समटाइम्स फोर्स टू गिव द महाजन नॉट ओनली देयर क्रॉप्स बट ऑल्सो प्लग, बुलॉक एंड फाइनली लैंड। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, क्रेडिट के चक्कर में, कि उनकी चीज़ें जाने लगी, क्रॉप्स तो जाते ही थे, साथ में जो टूल्स हैं वो जाते थे, लैंड भी चला जाता था। वेरी सोन दे बिकम बॉन्डेड लेबर। धीमे धीमे क्या हुआ कि इस क्रेडिट के चक्कर में वो बन गए बॉन्डेड लेबर्स। ठीक है, द पीसफुल ट्राइबल कम्युनिटी टुक अप इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उन्होंने फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ रेबेलियन किया, लड़ाई करी, क्योंकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और यहीं पर सिद्धू एंड कानू, जिनको अभी हम लोगों ने देखा, ये मेन यहाँ पे रेबल लीडर्स थे। ठीक है, सो मेक श्योर कि कोई भी सोशल मूवमेंट जो है वो आपको एज अ स्टोरी पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या हुआ था और कौन कौन उसके बेसिक लीडर्स थे, और वो जो कम्युनिटी है या जो भी उसमें इन्वॉल्व है वो कहाँ का है। ये सब फैक्ट्स हैं गाइस जो एग्जाम में आते हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर। ओके, now, question number 7. Sanskritization involves what? Adoption of Western technology, adopting tribal custom, emulating Brahminical ritual, value and lifestyle, abandoning religious belief. What will be the correct answer? Sanskritization is a very important topic. Already मैंने इस पे एक क्लास ले रखा है YouTube पे. If you don't know, you can watch that class. तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है संस्कृताइजेशन। ठीक है, एम एन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। What will be the correct answer?
The correct answer is C, that is emulating Brahminical ritual value lifestyle. संस्कृताइजेशन में क्या होता है, तो अभी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, आगे मैंने अटैच किया है, देखो. द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन सोशियोलॉजी बाय प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास. प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस इस बुक में किया था. ठीक है, बस इन्होंने इसका इसमें जिक्र किया था, यू कैन से. बाद में इन्होंने इसको और ज़्यादा डेवलप किया है अपनी दूसरी बुक में. तो ये जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक है ना, इसमें इन्होंने इसको डेवलप किया है. तो ये चीज़ याद रखना, सबसे पहले रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने इसके बारे में बात की थी, और फिर इन्होंने इसको डेवलप दूसरी बुक में किया है. ठीक है. नाउ क्या होता है संस्कृताइजेशन, देखो. द टर्म रिफर्स टू अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल ऑफ लोअर कास्ट कलेक्टिवली ट्राई टू अडॉप्ट अपर कास्ट प्रैक्टिस एंड बिलीफ एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप टू अक्वायर हायर स्टेटस. सो यहाँ पर जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको कॉपी करने लगता है, इमिटेट करने लगता है, सो दैट उनको एक कल्चरल मोबिलिटी मिल जाए. देखो, सोसाइटी में उन्हें कल्चरल मोबिलिटी ही मिलेगी, यानी सोसाइटी में उनको एक स्टेटस मिल जाएगा, बट स्ट्रक्चरल मोबिलिटी इसमें नहीं होती है. ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, संस्कृताइजेशन में किसी भी तरीके की स्ट्रक्चरल मोबिलिटी नहीं होती है. क्या क्या होता है, लाइफस्टाइल, डाइट चेंज, रिलीजियस प्रैक्टिस चेंज, एजुकेशन आप अपर कास्ट की लेने लगोगे, है ना, ये सब चीज़ें हैं, बट स्ट्रक्चरल मोबिलिटी नहीं है. ओके, प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और डिटेल में पढ़ना है तो जो क्लास मैंने ले रखी है ऑलरेडी उसको ज़रूर से देखना. ओके. Now, question number 8. Who defined religion as a unified system of beliefs and practices relative to sacred things? Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, August Comte. Easy question है. The correct answer is C, that is Emile Durkheim. Right? इनकी जो फेमस बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने इसमें ये कोटेशन दिया है. तो ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे बुक भी पूछ लेते हैं. ओके. The elementary forms. ओके, प्लीज रिमेंबर. अच्छा, ईयर भी याद रखना, 1912 एग्जाम में पूछ सकते हैं. ओके. Question number 9. Secularization refers to what? Increase in religious influence in politics, separation of religion from state affair and decline in religious authority over public life, promotion of one religion over other, या फिर worship of secular deities. What will be the correct answer? The correct answer, आई होप सब लोग मुझे चैट में आंसर दे रहे होंगे. द करेक्ट आंसर इज बी. देखो, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर एंड डिक्लाइन इन रिलीजियस अथॉरिटी ओवर पब्लिक लाइफ. क्या होता है सेक्युलराइजेशन? सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है जब हमारा जो स्टेट है वो हमारे रिलीजन से सेपरेट होने लगता है. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी ऐड किए हैं. अगर सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जूइश, इन सबको वैल्यू ना देते हुए, अपने रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए बाकी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देने लगे, ठीक है, और देखो नो रिलीजन पे अगर हम टिक करने लगे, तो यानी कि सोसाइटी में क्या है, सेक्युलराइजेशन बहुत बढ़ रहा है, यानी कि रिलीजन वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, रिलीजन वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी में वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं. Okay, it is the process whereby religious thinking, practices and institution lose significance. यानी उनकी importance जो है वो कम हो जाती है सोसाइटी में. ओके, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. देखो यहाँ पे 3 इंडिकेटर हैं कि रिलीजियस बिलोंगिंग आपकी कम होने लगेगी, आपका रिलीजियस बिहेवियर कम होने लगेगा, रिलीजियस बिलीफ कम होने लगेगा. मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. मैं एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं मंदिर जा सकूँ, है ना, मुझे ऐसा कोई बिलोंगिंग वाली फिर फीलिंग नहीं आती है. मेरा जो बिहेवियर है वो अपने काम के प्रति ज़्यादा वो रहता है, तो रिलीजन में मैं कम ही इन्वॉल्व रहती हूँ. ठीक है, इस चक्कर में फिर हमारा बिलीफ भी वैसे ही बनता जाता है, हमारी लाइफ बस चलती ही जा रही है. जबकि मेरी मदर से अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है. तो सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजन की जो चीज़ें हैं उनकी कमी होने लगना सोसाइटी में. ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब दूसरी चीज़ों को वैल्यू देंगे, रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे. और एक चीज़ और है, स्टेट जो है, सेक्युलरिज्म एक प्रिंसिपल है. ठीक है, सेक्युलरिज्म एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि स्टेट और रिलीजन ये अलग अलग है. ठीक है, ये एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होगा. दिस इज अ प्रिंसिपल बट दिस इज अ प्रोसेस. ओके, प्लीज रिमेंबर. Question number 10. Totemism is a belief system where nature spirits are worshipped
monotheism is rejected, religious rituals are rejected, a plant or animal is considered sacred and symbolic of a group. टोटेमिज्म का मतलब क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने ऑलरेडी टोटेमिज्म पे क्लास ले रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. इफ नहीं पता है प्लीज वो क्लास देखना. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एक कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल जिसको हम लोग सेक्रेड मानेंगे. ठीक है, तो टोटेमिज्म में हम लोग ये करते हैं. आगे मैंने नोट्स भी ऐड करे हैं, अच्छे नोट्स मुझे देखो इस पे मिल गए थे, तो एक ही जगह पे सब कुछ पता चल जाएगा. देखो, दरखाइम कंडक्टेड अ स्टडी ऑन प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिलीजन. अच्छा, दरखाइम के हिसाब से टोटेमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. प्लीज रिमेंबर, ओके, एग्जाम में आता है तो ये चीज याद रखना. इन्होंने कहा द कम्युनिटी बिलीव दैट अ टोटम रिप्रेजेंटेड देयर गॉड. एक जो टोटम होता है, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये टोटम है, इसको ये अपना गॉड मान के इसकी पूजा करेंगे. ठीक है, इसके आसपास सारे रिचुअल्स करेंगे. एमाइल दरखाइम ने ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिनल ट्राइब्स पे स्टडी किया था. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, जहां पर इन्होंने टोटम के बारे में स्टडी किया था. द टोटम डजंट ऑलवेज हैव टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ ट्री, इट कुड बी एनिमल. जैसे यहाँ पर तुम लोग को इतना ज्यादा आर्ट दिख रही है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. ठीक है, ऑल्दो टोटेमिज्म इज द मोस्ट एलिमेंट्री एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन, द एनालिसिस कैन स्टिल बी यूज्ड एंड अप्लाइड टू रिलीजन्स इन टूडेज सोसाइटी. इसके जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो हम आज की सोसाइटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो इट इज मोस्ट एलिमेंट्री. ये सब जो भी मैं टिक कर रही हूँ गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट टेक इट लाइटली. ओके, एमाइल दरखाइम आर्ग्यूड दैट व्हेन द कम्युनिटी वर्शिप द टोटम दे वर एक्चुअली वर्शिपिंग सोसाइटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग एक्चुअली टोटम को नहीं सोसाइटी को वर्शिप करते हैं, ऐसा एमाइल दरखाइम ने कहा है. और ये क्वेश्चन गाइज आ चुका है बहुत बार. ठीक है, he believed that society was too complex to be worshipped. Therefore, totem was created as an object for the community to direct their feelings of awe and thankfulness towards. तो इनका कहना है कि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए हमने ये टोटम रिलीजन का कॉन्सेप्ट बनाया है टू एक्चुअली वर्शिप सोसाइटी. ओके, ऐसा कहना है एमाइल दरखाइम का. प्लीज रिमेंबर, दरखाइम बिलीव दैट रिचुअल परफॉर्म्ड अराउंड टोटम वर अ वे ऑफ reinforcing द ग्रुप्स सोशल सॉलिडारिटी. ये कहते हैं सोशल सॉलिडारिटी को बढ़ाने का ये एक तरीका है, राइट, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाता है. इन टूडेज रिलीजियस रिचुअल एंड सेरेमनीज सच christenings and weddings, this may be the only time large families and friends get together. तो इन्होंने यहाँ पर एक फंक्शनलिस्ट व्यू दिया है, जैसे कि हम लोग को पता है एमाइल दरखाइम इज अ प्योर फंक्शनलिस्ट, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट गाइज, प्लीज ये सारी बातें याद रखना. नाउ स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे छोटा सा, दैट इज कि क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो गलती से मैंने डिलीट कर दिया है, एंड अभी मैंने देखा पीडीएफ में. तो क्या था क्वेश्चन, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ. क्वेश्चन जो था वो क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स से क्वेश्चन था. ठीक है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ये डायग्राम ऐड किया था. तो अब क्वेश्चन तो नहीं है, कोई बात नहीं, बट हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ लेते हैं. देखो, दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. और रिसर्च में दो तरह के रिसर्च हम पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो नंबर्स में होता है. ठीक है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर यू कैन से न्यूमेरिकल स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता है. क्वालिटेटिव मोस्टली सब्जेक्टिव होता है. ओके, और क्वांटिटेटिव जो है वो प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव होता है. ये सारे कीवर्ड्स हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, अब देखो, सोशल सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव में आएगा, क्वेश्चन एयर क्वांटिटेटिव में आएगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वांटिटेटिव होता है. प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. एक्सपेरिमेंट भी क्वांटिटेटिव होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ इन सब में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ऑल्सो क्वांटिटेटिव. और ये सारी चीजें आएंगी प्राइमरी डेटा में. ओके, प्लीज रिमेंबर, क्वालिटेटिव में हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को रखते हैं, एथनोग्राफीज हैं, केस स्टडीज हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. सो ये जो लास्ट के दो है ना, ये दोनों हो सकते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर. अब देखो, सेकेंडरी में क्या क्या आएगा कि कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है,
है ना। जैसे क्रॉस नेशनल स्टडीज़ को यूज़ किया था एमाइल दरखाइम ने अपने सुसाइड के स्टडी में। क्वालिटेटिव में अगर हम देखें तो कंटेंट है, वेबसाइट है, ऑटोबायोग्राफी, बुक, लेटर, डायरी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सब क्वालिटेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन तो हट गया है, नहीं तो मैं क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को बताती, राइट। इसको अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द बिलीफ इन अ सिंगल गॉड। इनमें से कौन सा टर्म है जो ये कहता है दैट वी शुड हैव फेथ इन ओनली सिंगल गॉड, वन गॉड। पॉलीथिज्म, एथिज्म, पेंथिज्म या फिर मोनोथिज्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज एन इजी क्वेश्चन। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, एथिज्म का मतलब है बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। जब ये होगा कि हमें इस पे बिलीफ है कि कोई गॉड ही नहीं है, तो वो होगा एथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है कि एक गॉड है, देयर इज ओनली वन गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेंथिज्म। सो पेंथिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, यानी गॉड हर चीज में है, हर जगह है, दैट इज पेंथिज्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अ जीके क्वेश्चन। तो कुछ जीके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गाइस, क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने देखे थे। सो देखो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, केन्या या फिर पेरिस। What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember it is Kenya, Nairobi. And कब ये establish हुआ था, ये भी important है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। So it was established in 1972. Okay, please remember. Now, question number 14, assertion reason. देखो, Dumo considered the idea of purity and impurity as the core principle of the Indian caste system because T.N. Madan's most noted work is Family and Kinship Among Pandits of Rural Kashmir, which represented the account of social life of Kashmiri Pandit. Easy question है, assertion reason के questions बहुत देखे मैंने JKPSC के PYQ में. So tell me what will be the correct answer. क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्लीज रिमेंबर कि लुई दूमो ने अपने कास्ट की थ्योरी में प्योरिटी और इम्प्योरिटी का आइडिया दिया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड टीएन मदान जो है, उन्होंने कश्मीरी पंडित पे स्टडी किया था, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कीवर्ड टीएन मदान के साथ जाएगा, प्लीज रिमेंबर। Question number 15, research is directed towards what? Creating confusion, entertainment, finding answers and solutions, avoiding new knowledge. Research के लिए क्या इसमें से best suited है? Easy question है, the correct answer is C, finding answers and solutions. Okay, हम find करने की कोशिश करते हैं solutions research में, right? तो रिसर्च के जो फीचर्स हैं गाइज, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं हमेशा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, जनरलाइजिबिलिटी होती है, पर्सनल बायस से फ्री होता है, सिस्टमैटिक होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है, सॉल्यूशन की तरफ उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ उसका अप्रोच होता है, ठीक है, लॉजिकल होता है, रेप्लीकेबल होता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो अर्बनाइजेशन का फैक्टर नहीं होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंक्रीजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अर्बनाइजेशन के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज डी। अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग माइग्रेट ही नहीं करेंगे रूरल टू अर्बन, राइट। सो यहाँ पर ये कोई एक फैक्टर नहीं है, उल्टा ये अर्बनाइजेशन को कम करने वाला फैक्टर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ विच विलेज। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दो। ओके, डोमिनेंट कास्ट के बारे में किसने बात की है? एम.एन. श्रीनिवास ने। ओके, एंड मैंने ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट पे एक क्लास लिया हुआ है, तो प्लीज उसको देखना। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रामपुरा। ओके, रामपुरा पे स्टडी किया था एम.एन. श्रीनिवास ने, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च रिलेटेड टर्म्स हैं एंड उनके मीनिंग है, एंड वी हैव टू मैच देम।
ना फिनोमिनन की अगर हम बात करें तो फिनोमिनन इसमें से क्या हो सकता है? रिवील्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ रियलिटी, सोशल एक्शंस और इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, इन्वेस्टिगेट्स न्यू रिसर्च क्वेश्चंस या फिर एम्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग वर्क्स. सो फिनोमिनन इज एक्चुअली सोशल एक्शन और इवेंट्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी. कुछ भी ऐसा जो सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है वो एक फिनोमिनन हो सकता है, राइट, सोशियोलॉजी में. एक्सप्लोरेटरी की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेट्स न्यू रिसर्च क्वेश्चन. नाउ न्यू इज द कीवर्ड जो एक्सप्लोरेटरी में हमें देखने को मिलता है. हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्सप्लोरेटरी में, राइट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है? इट एम्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग वर्क. एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है इसमें, इस रिसर्च में, राइट. लास्टली वैलिडिटी का मतलब होगा रिवील्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ रियलिटी. जब भी कुछ वैलिड होता है तो वो मतलब सही होता है, यानी वो हमें ट्रू पिक्चर दे रहा है, राइट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ए. ओके, इजी क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर्ड. Now, question number 19. Which of the following is the correct order of steps in social research? Collect data, select tools, formulate hypothesis, identify problems, review literature, formulate hypothesis, interpret results, write report, collect data, test hypothesis, process data, design research. What will be the correct answer? इनमें से कौन सा होगा जो सही स्टेप्स हमें बता रहा है सोशल रिसर्च के? स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं और फिर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. एनआरसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है जो कि यूज होता है डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डिबेट्स में. क्या होगा इसका आंसर? नेशनल रीसेटलमेंट कमिटी, नेशनल रिहैबिलिटेशन कमीशन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या फिर नेशनल रिलीफ काउंसिल. नाउ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड. जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं टॉपिक रिलेटेड हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है. द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. ओके, ये क्या है? ये एक तरह का रजिस्टर है जिसमें सारे इंडियन सिटीजन्स के यू कैन से नेम्स होते हैं. सो इट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. ओके, प्लीज रिमेंबर. सो 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं अभी. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 21. कॉलम ए है, कॉलम बी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम. ऑर्गेनिक एनालॉजी, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, कॉन्ट्रा कल्चर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है. देखो, ऑर्गेनिक एनालॉजी हर्बर्ट स्पेंसर का है, वेरी इजी. सर्कुलेशन ऑफ एलीट के बारे में बात करते हैं विल्फ्रेडो परेटो. ओके, नेक्स्ट इज लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन जो कि है रॉबर्ट रेडफील्ड का. एंड सबसे लास्ट में है कॉन्ट्रा कल्चर जो कि है मिल्टन यंगर का. ओके, सो ऑप्शन देखो, ए का सेकंड देखो एक में ही है. सो अगर एक भी पता होता है कभी कभी तो उसके बेसिस पे भी बाकी सारे हो जाते हैं. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद रखो एग्जाम के लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. हु रोट ब्राह्मणिक रिचुअल ट्रेडिशन 1977? ये किसकी बुक है? AC मेयर, BN सरस्वती, BR अम्बेडकर या फिर राम मनोहर लोहिया. What will be the correct answer? The correct answer is B, that is BN सरस्वती. इस तरह के अनकॉमन बुक्स आ जाते हैं एग्जाम में गाइज, सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर देम. ओके, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्किप करने होते हैं, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. कॉलम ए, कॉलम बी, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टर्म्स हैं एंड यू हैव टू मैच देम. असेंडिंग, ओजिव, डिस्क्रीट सीरीज और हिस्टोग्राम. सो मैच करो इसको. असेंडिंग क्या होगा? डेटा अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओजिव, ग्राफ शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है ऐसी सीरीज जो फाइनाइट और एग्जैक्ट वैल्यूज में होती है. हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डेटा इंटरवल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. ओके, इजी क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आ जाते हैं अनकॉमन, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ऑल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. PYQ में मैंने देखा था कि कार्ल मार्क्स और एमाइल दरखाइम के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछे गए थे, सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू
such easy questions incorrect. ऐसे easy question को आपको गलत करके नहीं आना है, right? The correct answer is C, we all know. Now question number 25 देखो, ये question भी मैंने PYQ देख के ही बनाया है. PYQ में तुम लोगों के invention, discovery, diffusion, I think ethics, value, socialization ये सब वाला था, तो मैंने उसको change कर दिया है. अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो सोशल चेंज में आ सकता है? सोशल मूवमेंट, लेजिस्लेशन, सोशलाइजेशन, एजुकेशन. तो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. सोशल मूवमेंट, लेजिस्लेशन, एजुकेशन ये सब सोशल चेंज में आ सकता है, बट सोशलाइजेशन विल नॉट कम इन योर सोशल चेंज. सोशलाइजेशन तो स्टेबिलिटी, ऑर्डर ये सब मेंटेन करने के लिए होता है, राइट? सो ये एलिमिनेट हो जाएगा. ओके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखो गाइस आते हैं. अगर तुम लोगों को सोशल चेंज का मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा. इसीलिए सारे टॉपिक्स जितने भी हैं उनके मीनिंग ज़रूर अच्छे से क्लियर होने चाहिए. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 26. Marriage is considered a universal social institution because it is primarily an economic transaction only in all societies. Easy question है. आई होप सब लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे. द करेक्ट आंसर इज डी गाइज. पहला स्टेटमेंट तो सही है, मैरिज एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, बट वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ यूज नहीं होता है. सो ये गलत हो जाएगा. ओके आर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. ओके Question number 27. A family in which 3 generation live together under one roof. ऐसी फैमिली जिसमें 3 जनरेशन एक ही छत के नीचे रह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर, कॉन्सेंसुअल, जॉइंट या फिर पेट्रियार्कल फैमिली. 3 जनरेशन की बात हो रही है गाइस. द करेक्ट आंसर इज सी, जॉइंट फैमिली. इजी क्वेश्चन. देखो आज का पहला क्लास है इसलिए क्वेश्चंस इजी हैं, बट लेवल जो है क्वेश्चंस का वो धीमे धीमे मैं पढ़ाऊंगी. ओके तो फीचर्स देख लो. लार्ज इन साइज, जॉइंट फैमिली हमेशा लार्ज होती है. जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लीजर, रिक्रिएशन, कॉमन रेजिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग कॉमन रूफ, किचन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूचुअल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं. अथॉरिटी होता है, एक हेड ऑफ फैमिली होता है, राइट. सेल्फ सफिशिएंसी होती है. हायर रेट ऑफ प्रोक्रिएशन भी जॉइंट फैमिली में देखने को मिलता है. दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले वो सब बन जाते हैं. ठीक है तो फीचर्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है हर टॉपिक के. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पॉलीजिनी, one man married to multiple women, polyandry, one woman married to multiple men, monogamy, marriage between different races, exogamy, marriage outside one's own group. What will be the correct answer? The correct answer is C. monogamy में different races कहाँ से आ गया? मोनोगैमी में क्या होता है? जब आप एक से शादी करते हैं दैट इज मोनोगैमी, राइट. वन टाइम वन पार्टनर. ओके प्लीज रिमेंबर, वन पार्टनर. ओके सो ये जो है गलत हो जाएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 29. जीएस घूरे इज रिलेटेड टू व्हाट? इनमें कुछ थीम्स दी हुई हैं यहाँ पे एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि जीएस घूरे ने इनमें से किस पे काम किया है. तो अगर आपको जीएस घूरे के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जीएस घूरे की बुक्स पता हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है. कल्चरल प्लूरलिज्म, कास्ट एंड रेस, अर्बन सोशियोलॉजी, होमो हायरार्किकस, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. यहाँ पर कल्चरल प्लूरलिज्म, कास्ट एंड रेस, अर्बन सोशियोलॉजी और ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम इन सब पे जीएस घूरे ने काम किया है, बट होमो हायरार्किकस इनका नहीं है. होमो हायरार्किकस पे किसने काम किया है? इट इज दूमो. ओके ये इनकी ही बुक है, इनका ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, प्लीज रिमेंबर. ओके नाउ question number 30. The Hindu Code Bill was introduced to enforce religious laws on all citizens, remove caste-based reservations, reform personal laws related to marriage, succession and adoption, abolish temple entry restriction. What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember, हिंदू कोड बिल में बहुत सारे जो लॉज हैं वो आ जाते हैं. ठीक है इसमें ज़्यादातर जो लॉज हैं वो मैरिज से रिलेटेड हैं, सक्सेशन से रिलेटेड हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड हैं, राइट. देखो मैंने यहाँ पर विकीपीडिया का नोट ऐड किया है. हिंदू कोड बिल्स वर सेवरल लॉज पास्ड इन 1950 दैट
aimed to codify and reform Hindu personal law in India. Okay, abolishing religious law in favor of common law code. Indian National Congress government led by PM Jawaharlal Nehru successfully implemented the reform. ओके सो ये इस टाइम पे आया था. इसमें बहुत सारे लॉज हैं. कौन कौन से लॉज हैं देखो यहाँ पे दिए हुए हैं. हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, देन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. ये सारे एक्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं. ठीक है गाइज, प्लीज रिमेंबर जितने भी हिंदू रिलेटेड एक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 31. Who introduced the concept of parochialization and universalization in the context of Indian tradition? योगेंद्र सिंह, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई दूमो या फिर AR देसाई. What will be the correct answer? क्या होगा इसका आंसर? Parochialization and universalization. The correct answer is B. It is a famous theory of Robert Redfield. Okay, please remember. Question number 32. The process of imitating Western lifestyle and values without losing Indian identity is known as what? Sanskritization, cultural lag, modernization, westernization. What will be the correct answer? जब हम वेस्टर्न लाइफ को इमिटेट करते हैं और अपनी इंडियन आइडेंटिटी को नहीं खोते तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, जो कि आजकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है. कितना ज़्यादा हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, फूड, कल्चर वो सब उनका फॉलो करने लगे हैं, राइट. बट अपना इंडियन आइडेंटिटी हमने लूज नहीं किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखो. फाउंडर है एंड मूवमेंट है एंड यू हैव टू कनेक्ट देम. अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस में 1 2 3 दिया है बट दिस इज ABCD. ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना. चलो सब लोग इसका आंसर दो चैट में. क्या होगा इसका सही आंसर? इजी क्वेश्चन है. सारे जो ऑप्शंस हैं वो सामने सामने ही दिए हुए हैं. देखो, राम स्वामी पेरियार का जो मूवमेंट है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. ओके, स्वामी सरस्वती किसान सभा मूवमेंट, BR अम्बेडकर फेमस दलित राइट मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज मूवमेंट. तो सारे ही सही है. द करेक्ट आंसर इज ए. ओके, जिन्होंने ए आंसर दिया वेरी गुड. सारे इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. द तेलंगाना पीजेंट आर्म्ड स्ट्रगल टुक प्लेस ड्यूरिंग 1935 to 37, 40 to 41, 46 to 51 या फिर 52 to 56. ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है JKPSC में, मैंने देखा था. द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर 1946 से 1951 तक तेलंगाना पीजेंट आर्म्ड स्ट्रगल हमें देखने को मिला है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट? इनमें से कौन सा है जो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है? सो टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी मैं इस चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ. सो अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जाके टाइप्स देखना. ठीक है, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सनातन धर्म सभा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा है जो रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है? द करेक्ट आंसर इज डी. सारे ही हैं जो रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो वो हिंदू रिलीजन या फिर हिंदू वैल्यूज जो हैं उनको वापस लाने की बात करता है. राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय प्रार्थना समाज. तो ये दोनों तो सेम ही टाइप के हैं, राइट. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद राम स्वामी. ये एक रैडिकल रिफॉर्म है. सो दिस इज ऑल्सो अ रिफॉर्म सोशल मूवमेंट, राइट. एंड लास्टली सनातन धर्म जो है वो भी बात करता है हिंदू ट्रेडिशनल बिलीफ और कंजर्वेटिव वैल्यूज जो है उनको वापस लाने की. सो वो भी रिफॉर्म में ही आ जाएगा. द करेक्ट आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 36. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन वॉज फर्स्ट सिस्टमेटिकली स्टडीड इन व्हाट? रिलेटिव डेप्रिवेशन को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, कहाँ पर? वाई मैन रेबल बाय टेड गर्ल, देन The American Soldier by Samuel Stoffer, Power Elite by Cyril Mills या फिर Rules of Sociological Method by M.I. Durkheim. So the correct answer here is B guys. Please remember it is Samuel Stoffer जिन्होंने सबसे पहले बात की है Theory of Relative Deprivation की. Okay, very important, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. Now question number 37. Again easy question. Panchayati Raj system was given constitutional status by the 61st constitutional amendment, 73rd constitutional amendment, 74th या फिर 76th. What will be the correct answer?
इजी क्वेश्चन है गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं JKPSC में, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What will be the correct answer? The correct answer is B. Please remember it is 73rd Constitutional Amendment Act. Very important और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो गलत नहीं होना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ ICDS. सो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने PYQ में देखे. ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस, या फिर इंडियन काउंसिल for development of society, integrated center for development of skills. What will be the correct answer? The correct answer is A, that is integrated child development scheme. Okay, please remember. Question number 39. The midday meal scheme was formally launched in India in 2001, 1995, 1985 या फिर 1991. What will be the correct answer? कब start हुई थी midday meal scheme? The correct answer is B, that is 1995. Okay, please remember. Question number 40 and last question of today's class. Nomadic societies primarily relied on what? Permanent farming, industrial trade, wage labor, herding and seasonal migration. What will be the correct answer? Nomadic society किस पे rely करती हैं? The correct answer is D. जिन्होंने D आंसर दिया है, very good, herding and seasonal migration पे. So these were 40 questions. Now you have to tell me in the comment section कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 40 में से. And also those of you who are preparing for this exam, JKPSC exam, आप लोगों को मुझे कमेंट में बताते रहना है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कोई भी अगर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड करूँ या पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. ओके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे वो मैं इस प्लेलिस्ट में बताऊंगी, और ये क्वेश्चंस तो हम लोग एग्जाम तक करते ही रहेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. ओके, सो JKPSC वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉमेंट करना और मुझे बताना. ओके, so that's it for today guys. I hope you like today's class. Don't forget to subscribe if you're a sociology student. प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से अरेंज किया गया है और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि PDF यहीं पे मिलेगा, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी सजेशन चाहिए हो, सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो तुम लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो. ओके, और ये डिस्कशन ग्रुप है, तो डिस्कशन ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वगैरह यहीं पे डिस्कस होते हैं. तो अब एग्जाम आ रहा है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं JKPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस ग्रुप में एक्टिव हो जाइए और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग.